नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। एलनाबाद का उपचुनाव तारीख के इंतजार में है। महज 2 हफ्ते से कम के समय में जनता अपना फैसला सुनाएगी। सत्ता पक्ष और सालों पुरानी साख के बीच जारी इस जंग में जनता किसे चुनेगी, कह पाना मुश्किल है। लोगों के लिए मत को अपने बहुमत में तब्दील करना, बदलने के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एलनाबाद के चुनावी रण में आज से भारतीय जनता पार्टी अपना आगाज करने जा रही है। गांव कागदाना में बीजेपी की पहली रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह मिलकर गठबंधन के प्रत्याशी गोविंद कांडा के जन समर्थन में रैली करें। अपने संगठनात्मक अनुभव के साथ एक बार फिर पार्टी को जीत दिलाने के लिए सुभाष बराला भी मैदान में उतरेंगे। तो वहीं चुनावी मैदान में एक तरफ जहां बीजेपी के गोविंद कांडा ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनेलो के अभय चौटाला और कांग्रेस के पवन बेनीवाल भी चुनावी मैदान में दमखम आजमा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के नेताओं के गुजरते काफिले मुकाबले को मुश्किल बनाए हुए हैं। बीजेपी जहां क्षेत्र के पिछड़ेपन को मुद्दा बना रही है, वहीं इनेलो की अगर बात करें तो इनेलो ने किसानों के मुद्दे पर अपनी बाजी खेली है। तो बढ़ते समय के साथ, बढ़ते दिनों के साथ ये मुकाबला कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मामला अगर ये कहें कि त्रिकोणीय है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहां पर जनता का भी सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो इस एलनाबाद उपचुनाव में जिस तरीके से पल पल सियासी समीकरण बदलता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों को थोड़ा परेशान कर ही रहा है। लेकिन एलनाबाद की जनता भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन बढ़ते समय के साथ, बढ़ते दिनों के साथ एलनाबाद की जनता अपना फैसला सुनाएगी। अभी उसमें इंतजार है, लेकिन कहीं राजनीतिक दलों की जो धड़कनें हैं वो तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें आज की, यानी कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की, तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी अपना दमखम दिखाने की शुरुआत कर रही है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। और आज की रैली से बहुत कुछ मायने निकलेंगे, बहुत राजनीतिक मायने और बहुत ही राजनीतिक जो फलसफे हैं वो दिखाई देंगे। तो सुभाष बराला की तैयारी में विपक्ष पर भारी, ये भी एक महत्वपूर्ण समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गोविंद कांडा जो कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर प्रचार कर रहे हैं। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। लेकिन सियासी समीकरणों के बीच, चुनावी बिसात के बीच कौन बाजी मारेगा, ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत संकेत और इशारा मिलता भी जरूर दिखाई दे रहा है। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आज शक्ति प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं और 20 तारीख के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस रैली की कमान संभालेंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, उनके इस रैली से पहले, उनके इस संबोधन से पहले एक सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और सियासी जमीन बहुत कुछ इशारा कर रही है, बहुत कुछ संकेत दे रही है। लेकिन एलनाबाद की जनता इस पूरे उपचुनाव को और राजनीतिक दलों द्वारा कही गई बातों को, उनके दौरों को, ग्रामीण क्षेत्रों की लेकर जो दौरे हैं उनको बहुत ही बारीकी से आकलन कर रही है। और हरियाणा न्यूज भी बहुत बारीकी से आकलन कर रहा है। और हमारे जो संवाददाता हैं लगातार अपनी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, गढ़ाए हुए हैं, ताकि आप तक पल पल की जानकारी पहुंच सके। इसी कड़ी में आपको बता दें, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ रहे हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल क्या अपडेट है और गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार किस तरीके से रहने वाला है, और 1 बजे जो रैली होने जा रही है उसको लेकर फिलहाल एलनाबाद में किस तरह का राजनीतिक माहौल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से जो प्रचार प्रसार चल रहा है गोविंद कांडा, वो बहुत तेजी से जो है प्रचार प्रसार जो है चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार करीब दोनों भाइयों ने, कांडा ब्रदर्स ने करीब 70 के आसपास जो गांव हैं वो कवर कर लिए हैं। और ऐसे में गोविंद कांडा का जो खुद का प्रचार है वो करीब 35 गांव जो उन्होंने कवर कर लिए हैं। ऐसे में जिक्र करूं प्रचार की, प्रचार काफी तेज है। और कल से जो है जेजेपी के नेता जो थे वो भी प्रचार में शामिल है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो जेजेपी के संस्थापक हैं, उन्होंने भी कल है गोपाल कांडा के साथ जो है प्रचार किया। और आज से बीजेपी के नेता है वो भी मैदान में आ गए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो आएंगे, कहीं ना कहीं
सुनीता दुग्गल है सांसद, वो आएंगी। इसके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, रोहतक से जो मंत्री हैं, विधायक थे मनीष ग्रोवर, ये और इसके साथ साथ संगठन के तमाम जो लोग हैं वो साथ आने वाले हैं। और मैं जिक्र करूं प्रचार की, क्योंकि प्रचार काफी तेज है। अभी हाल ही में कुछ ही दिन जो बचे हैं प्रचार के, 30 तारीख को इलेक्शन होना है और 28 की शाम को जो है प्रचार बंद हो जाएगा। तो ऐसे में करीब 10 दिन का आसपास का जो है वो समय बचा है। 10 दिन में तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो लोग हैं, वो अपनी अपनी ताकत झोंकने वाली हैं। ऐसे में आज बीजेपी की पहली रैली है कागदाना में। 1 बजे ये रैली जो है शुरू होगी और तमाम जो नेता हैं बीजेपी, जेजेपी के और संगठन के जितने भी लोग हैं वो यहां पहुंचने वाले हैं। देखना होगा कि इस रैली में कितनी भीड़ जो है कांडा ब्रदर्स जुटा पाते हैं, क्योंकि आगे की जो तमाम जो चीजें हैं, अगर भीड़ अच्छी होती है, रैली सफल होती है, तो तमाम जो लोग हैं वो जो ये कहते थे कि किसान आंदोलन के चलते आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं वो साफ हो जाएगा किस प्रकार से बीजेपी यहां प्रदर्शन कर रही है। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं, क्योंकि प्रचार जो चल रहा है वो काफी तेज है। कल हमने देखा कि गोपाल कांडा के जितने भी प्रोग्राम थे, डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला उनके साथ थे और तमाम जो गांवों का दौरा था, तो जो गांव में वो गए, तमाम गांवों में मोटरसाइकिल वाले उनको रिसीव करने आए। एक रैली का रूप जो है उनकी जनसभाएं रही। कहीं ना कहीं जो प्रचार है उससे संतुष्ट नजर आते हैं कांडा ब्रदर्स, क्योंकि अभी तक की जो कमान थी गोपाल कांडा और गोविंद कांडा दोनों भाइयों ने संभाल रखी थी। और आगे तमाम बीजेपी के लीडर्स हैं, 20 तारीख के बाद जो है सीएम अहमदिया है हरियाणा के मनोहर लाल, वो भी कहीं ना कहीं मैदान में उठने वाले हैं। तमाम जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार की, तमाम मंत्री भी आएंगे। और संगठन की मैं बात करूं, संगठन की एक मीटिंग तय हुई है कल ही, और उस मीटिंग में तय हुआ है कि किस प्रकार से आपने एलनाबाद उपचुनाव की रणनीति तैयार करी है, किस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना है और तमाम लोगों के बीच जो सरकार की नीतियां हैं, परियोजनाएं हैं, तमाम लोगों के बीच पहुंचानी है। और किस प्रकार से आप लोगों को इन योजनाओं का फायदा होगा, किस प्रकार की आप इन योजनाओं को जानकारी लेने में या फिर इन योजनाओं के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सुलझाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाना, ये इस प्रकार का संगठन में जो है निर्णय किया गया है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचकर तमाम लोगों को, तमाम जो समर्थक हैं बीजेपी के, उनको ये जागरूक करना है कि आने वाले समय में 30 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट में चाहिए। जी चलिए रवि, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। प्रोफेसर विधु रावल जी, आज के वर्तमान परिदृश्य में ये राजनीतिक लड़ाई कितनी मुश्किल और कितनी आसान नजर आ रही है? जनता का क्योंकि आशीर्वाद मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, तो इसलिए लड़ाई तो जो है लड़ाई मुझे ज्यादा कठिन नहीं दिख रही। हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी के पास खुद अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने की और बड़ी जीत को दर्ज करने की और बड़ी से बड़ी जीत को दर्ज करने की अब चुनौती बन गई है। जीत की तरफ हम बड़ी तेजी से अग्रसर हैं। हम गांव में कार्यक्रम रखते हैं और वो कार्यक्रम जब वहां पहुंचते हैं तो एक बड़ी जनसभा दिखती है हमें। इस प्रकार का अपार जोश यहाँ पर एलनाबाद की जनता में हमने देखा है कि ये ऐसा लगता है कि हम एक तरफा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफा हमें समर्थन और आशीर्वाद जनता दे रही है। और आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि चुनाव आज के बाद एक तरफा ही होगा। जी प्रोफेसर विधु रावल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, चूंकि हमारे साथ अजय गुलिया जुड़ गए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय गुलिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नहीं, धन्यवाद। अजय गुलिया जी, ये लड़ाई कितनी आसान और कितनी मुश्किल नजर आ रही है? देखिए, गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है और जिस प्रकार से देखिए लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, मैं मान करके चलता हूं कि बहुत आसानी से बड़े मार्जिन से ये सीट निकाल करके गठबंधन की झोली में डालने का काम प्रत्याशी करेंगे। लेकिन ये जो भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं, देखिए, जिस प्रकार का डर का और भय का माहौल एलनाबाद के हल्के में हमेशा रहा है, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सामने आ रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशी की सभाओं में आ रहे हैं, उससे स्पष्ट मुझे लगता है स्पष्ट स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और गठबंधन का प्रत्याशी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव में जीत। अजय गुलिया जी, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया चूंकि आप भी जानते हैं कि जब जब इस तरह की रैलियां होती है, जनसभाएं होती है, तो वहां पर अपार भीड़ तो नजर आती है, चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की हो या फिर कोई और नेता की हो।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर राजनीतिक पंडितों के लिए, सियासी पंडितों के लिए यही रहता है, क्या ये जो भीड़ है क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं। इसके कुछ नफे नुकसान के साथ अगर आप बता पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, देखिए यश जी, मैं एक चीज मानता हूँ कि वहाँ जिस प्रकार का भय का माहौल है ऐलानाबाद के अंदर, लोगों के बीच में जिस प्रकार के लोग वहां से लगातार चुन करके आते रहे हैं, उसके बावजूद देखिए, उसके बावजूद जब लोग आ रहे हैं तो लोग स्पष्ट अपना मन बना चुके हैं कि इस बार गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके जो ऐलानाबाद हल्का पिछड़ गया है विकास के मामले में, उस कमी को दूर करने का प्रयास लोग करेंगे। ठीक है अजय गुलिया जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ प्रोफेसर विदुर रावल भी लगातार बने हुए हैं। विदुर रावल जी, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जनता के लिए एक विकल्प बन पाएगा? विकल्प नहीं, केवल विकल्प ही नहीं, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर एक नई तरह की राजनीति शुरू करने वाले हैं। ऐलानाबाद की जनता विकास रथ पर चढ़ने के लिए आतुर है और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से प्रदेश भर में काम रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों का जिस प्रकार से काम रहा है, और अब गठबंधन में हम डबल इंजन की जो सरकार चला रहे हैं, उसको देखते हुए ऐलानाबाद की जनता अपना अपार आशीर्वाद देने के लिए आई है। ऐलानाबाद वो क्षेत्र है जहां से नेता तो मंत्री और मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन ऐलानाबाद की जनता को कुछ नहीं मिला। अब जनता अपने विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े भारी समर्थन से जुड़ रही है। हम एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ चुके हैं और जनता का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहा तो मुझे लगता है कि हरियाणा के कई रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। ठीक है, एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी ले लेते हैं, चूंकि हमारे संवाददाता रवि कालीरमन लगातार ऐलानाबाद उपचुनाव को बारीकी से भी कवर कर रहे हैं और भी हमारे संवाददाता हैं जो पूरी टीम के साथ बड़ी बारीकी से आकलन कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर राजनीतिक माहौल बनता और बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि कालीरमन, आप बहुत से चुनावी दौरे कवर कर चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां के जनता के मूड को भांप चुके हैं, तो अब तक गोविंद कांडा जो कि 35 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, वहां पर किस तरीके का समर्थन और किस तरीके के और किस मिजाज की व्यक्ति दिखाई दिए, उनका फिलहाल तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह का मूड दिखाई दिया है? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से जो चुनावी तैयारियां हैं, चुनावी जो दौरे हैं गोविंद कांडा के, वो काफी सफल रहे हैं अभी तक जो माने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो जो लोग हैं वो उनको सुनने आते हैं। दूसरी चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो विकास है, विकास के ऊपर राजनीति कर रही है बीजेपी, एक मैनेजमेंट की पार्टी है, एक अनुशासन की पार्टी है। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं दिल से काम करते हैं और उस दिल से काम करने का जो फायदा उनको वो वहां मिलता है, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। क्योंकि मैं बात करूं, जो प्रोग्राम्स होते हैं गांव के, तमाम जो कार्यकर्ता हैं घर डोर टू डोर जाके लोगों से अपील करते हैं, उनसे बात करते हैं और तमाम जो नीतियां योजनाएं हैं सरकार की वो पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट होते हैं, जो गरीब तबके के लिए जो सरकार ने नीतियां बनाई है उनसे संतुष्ट होते हैं, या फिर आप राशन की बात कर लीजिए, जिस प्रकार से उनको राशन मिलता है उनसे संतुष्ट है और लोग वैसे तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं को सुनने हुए आते हैं। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं समाज से भी हैं गोविंद कांडा, गोपाल कांडा, दोनों भाई तो लोग उनको जानते हैं। और मैं बात करूं जिस प्रकार से जो 18-20 साल जिसको एक गढ़ कहा जाता था एनएलडी का, लोग अब परेशान हो चुके चले हैं, क्योंकि 20 साल से अगर आपकी कोई विकास कार्य नहीं होते, कोई काम नहीं होता, आपके घर का कोई काम नहीं होता, तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो सामने एक चुनौती बन के खड़ी है। एक तरफ वो काम को देख रहे हैं, एक तरफ गढ़ को देख रहे हैं, तो अब जो लोग हैं वो गढ़ से ज्यादा काम की तरफ प्रेफर होने लगे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो तमाम जो बीजेपी जेजेपी के लीडर्स हैं वहां उनको सुनने के लिए जाते हैं। क्या उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है, कैसे उनकी तरफ से जो काम है वो करवाए जाएंगे, क्या रोड मैप उन्होंने बना रखा है काम कराने के, कौन कौन से कामों की प्राथमिकता रहेगी, तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो बातें हैं वो सुनने जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनको एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, 20 साल से तो हमने काम देख लिया, 20 साल से तो हमारा ये काम हुआ नहीं, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से माफ कीजिएगा, जिस प्रकार से गोविंद कांडा और गोपाल कांडा दोनों भाई कहते हैं कि 20 साल का जो काम है हम 3 साल में करके दिखाएंगे, अगर वो 3 साल में हम काम करके नहीं दिखा पाते तो दोबारा आपके बीच वोट मांगने नहीं आएंगे। तो ये एक लाइन है वो काफी प्रचलित हो चली है। कहीं ना कहीं वो लोग सोच रहे हैं कि अब क्यों ना एक नए बंदे को जो है, जो ऐलानाबाद क्षेत्र में आया है, उनको विधायक बनाया जाए। और साथ ही जिस प्रकार से एक नारा दिया है गोपाल कांडा ने, उन्होंने साफ कहा है
सबको देखा बारी बारी, अब देखो कांडा की यारी। तो ये नारा भी काफी प्रचलित हो चुका है, कहीं ना कहीं लोग उन पर भरोसा जताने लगे। तो ऐसे में जो तमाम जो कार्यक्रम है बीजेपी के, वो काफी सफल रहे हैं। अभी अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी आज की एक महारैली को लेकर, रैली को लेकर जो एक कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है, इसको लेकर कितनी आश्वस्त और कितनी तैयार नजर आ रही है? बिल्कुल, यस, देखिए आज की जो रैली है वो कल से जो तमाम जो लोग थे, तमाम जिन गांव में दौरा किया है या फिर उनकी जो अनाउंसमेंट वाली जो गाड़ियां हैं वो तमाम गांव में घूम चुकी हैं। लोगों को फोन करके भी जो है इनवाइट करा गया है कि आप रैली में आइए। 1 बजे की जो है कागदाना में जो रैली है और उसमें तमाम बीजेपी और जेजेपी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं और संगठन के लोग भी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जेजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, सुनीता दुग्गल, तमाम जो इस तरीके के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो यहाँ आएंगे और कहीं ना कहीं आने वाला जो उपचुनाव है 30 तारीख को जो इलेक्शन होना है, उस इलेक्शन के लिए अपने कैंडिडेट के लिए भी प्रचार करेंगे। और वो तमाम जो नीतियां हैं, वो जो तमाम जो कार्य हैं सरकार ने किए हैं और आगे जो करने जा रही है सरकार की तरफ से जो पाइपलाइन में है, वो उन तमाम जो कार्यों की जानकारी है वहां उन लोगों को देंगे और अपने पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। और आपको बता दें कि इस विषय पर हमारे साथ लगातार बातचीत और चर्चा करने के लिए प्रोफेसर विधु रावल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय गुलिया जी, सवाल आपसे है कि किस तरीके से आप आज के फिलहाल समीकरण को देख रहे हैं, और मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाहूंगा, चूंकि आप जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और गठबंधन के उम्मीदवार को आपने उतारा है, लेकिन ऐसे में कितनी किरकिरी किसान आंदोलन को लेकर हो सकती है, आपका आकलन क्या कहता है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए? अजय गुलिया जी, आवाज सुन पा रहे हैं? कि इसमें किरकिरी जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर कोई किसान अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है, देखिए वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन किसान के नाम पे आज कौन सड़कों पे बैठा है? ये राजनीतिक लोग बैठे हैं, गुरनाम सिंह सैद उन्हीं तरीके लोग बैठे हैं, योगेंद्र यादव जैसे दोगले किस्म के इंसान बैठे हैं। तो देखिए ना, और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये लोग अगर विरोध करने के नाम पे सिर्फ विरोध कर रहे हैं, आप काम पे चर्चा करें ना। क्या किसान के खाते में डायरेक्ट जो पैसा गया है, ये दुष्यंत जी का फैसला, क्या कोई नकार सकता है कि ये किसान के लिए लाभदायक है? कोई कह सकता है? अगर जो फैसले इस सरकार के अंदर हुए हैं पिछले 2 साल के दौरान, आप उन फैसलों पर चर्चा करें ना। जो नई स्कीमें आई हैं उन पर चर्चा करें। मैं कहता हूं इन किसान जो ये तथाकथित किसान नेता हैं, इन बातों को लेकर के चर्चा करें ना। क्या कोई इन चीजों को गलत बता सकता है? नहीं। तो ये लोग तो सिर्फ पूरी राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे हैं, और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा, इन लोगों के अपने आप लोग, एलानाबाद के लोग, इनका मुंह बंद करने का काम। लेकिन अजय गुलिया जी, जो तमाम दूसरे विपक्षी दल हैं, विपक्षी खेमा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसी मुद्दे को आधार बना रहा है और इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कृषि कानून लेकर आई है वो काले कानून है और एक किसान विरोधी कानून है। 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, किसान लगातार सड़कों पर हैं, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे हुए हैं, किसान परेशान हैं। लेकिन ऐसे में इस नैरेटिव को तोड़ पाना कितना मुश्किल होगा आपके हिसाब से? नहीं, देखिए यश जी, मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर के बता दूं, ये लोग कांग्रेस के लोग हैं। अगर ये लोग किसान हितैषी होते तो क्यों 10 साल तक जब मुख्यमंत्री थे, उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबा करके देखा? क्यों 10 साल तक किसान का नुकसान होने दिया? ये लोग किसान हितैषी नहीं है, सिर्फ किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। तो कोई ऐसी स्कीम ये लोग बता दें जो किसान के लिए लेकर के आए हो, कोई ऐसी योजना हो, कभी किसान को लाभ दिया हो, 2-2, 3-3 रुपए के पैकेट के शासनकाल के अंदर बटा करते किसान के लिए। ये लोग किसान हितैषी कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये किसान हितैषी होने का ढोंग जरूर करते हैं, लेकिन लोग इनकी बात को समझ चुके हैं। आज बताइए ना, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ये लोग आज ला करके कहते हैं कि इतना लाभ किसान को इससे होगा, ये होगा, तो 10 साल तक मुख्यमंत्री थे भाई, सेंटर में भी उनकी सरकार थी, के रखा। किसान को 10 साल पीछे धकेलने का काम किसने किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने किया। तो ये लोग सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने वाले लोग हैं, किसान का कभी ये लोग भला नहीं कर सकते।
ये लोग तो सिर्फ गांधी परिवार को खुश करने के लिए और उसके दामाद को हरियाणा प्रदेश के गाढ़े खून पसीने की कमाई की जमीन को लुटवाने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं और इनका कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर विधु भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विधु जी, ये गढ़ कहा जाता है इनेलो का, चूंकि 2000 से लेकर अब तक इनेलो का ही यहां पर प्रत्याशी रहा है। ऐसे में एक धारणा यहां पर बनी हुई है, एक कंडीशनिंग यहां पर हो रखी है लोगों के भीतर, और यहां तक कि राजनीतिक दल के लोग भी ये कहते हैं कि ये गढ़ है और इस गढ़ में सेंधमारी कर पाना किसी दूसरे दल के लिए आसान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी आज के परिस्थितियों के हिसाब से और आज होने जा रही रैली के हिसाब से फिलहाल किस तरीके से देख रहे हैं कि गढ़ में सेंधमारी करना आसान हो पाएगा? यश जी, गढ़ टूट चुके हैं, अब गढ़ वाली परंपराएं रही नहीं है। जनता को जो लोग अपनी बापोती समझते थे, ऐसे लोगों को जनता घर बिठाने का काम कर रही है। देश भर में इस प्रकार का एक चलन चला है कि जो लोग भी, जो नेता भी अपना अपना गढ़ समझकर जनता को टेक इट फॉर ग्रांटेड के हिसाब से चलते थे, जनता को अपनी बापोती समझते थे, अपने जेब में पड़ी वस्तु समझते थे, जनता ने उनको सबक सिखाया और देश भर का यह चलन है। हमने देखा किस प्रकार से कांग्रेस को युवराज, राजा बनने के बाद दोबारा युवराज बने राहुल गांधी जो हैं, उनका अमेठी में किस प्रकार से अमेठी के लोगों ने उनको वहां से भगाकर केरल पहुंचा दिया। इस प्रकार से और भी जहां पर भी जिन लोगों ने जनता को हल्का समझा और जनता का उपयोग करके अपने आप को बड़ा नेता बनाने का प्रयास किया और जनता को कुछ नहीं दिया, ऐसे सभी गढ़ टूट चुके हैं। ऐलनाबाद निश्चित तौर पर यहाँ मन बना चुका है कि इस परिवार को चौटाला, अभय सिंह चौटाला और उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिस प्रकार से यहाँ की जनता का दुरुपयोग किया है, उनका शोषण किया है, उनको विकास से दूर रखा है, तो इस बार ऐलनाबाद की जनता उनको सबक सिखाने का मन बना चुकी है और भाजपा जजपा गठबंधन बहुत बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है इस समय। प्रोफेसर विधु जी, विकास के मुद्दे को लेकर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विकास की जिम्मेदारी ऐलनाबाद के इस हलके में प्रदेश सरकार की भी तो थी, लेकिन आप इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि 17 साल से यह हलका विपक्ष में है, इसलिए विकास यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, जो बुनियादी मुद्दों का समाधान होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार में रहते हुए, चूंकि गठबंधन सरकार है, इससे पहले एक पूरे बहुमत की सरकार थी, लेकिन ऐसे में इस मुद्दे को विपक्ष लगातार भुनाते हुए नजर आ रहा है कि प्रदेश सरकार की भी तो जिम्मेदारी थी। जी, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और इसी नाते से जो विकास पिछले 7 साल में किया गया है, प्रदेश सरकार की तरफ से ही किया गया है। पहले वाली प्रदेश सरकारों की भी उदासीनता रही और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी उदासीनता रही, लेकिन जितना विकास कर पाए हैं वो हम ही कर पाए हैं। लेकिन इसके अलावा जनप्रतिनिधि का भी एक रोल रहता है। जब प्रदेश की सरकारें काम करती हैं तो समान विकास के नारे के साथ काम करती हैं, सभी हलकों में बराबर विकास किया जाता है। लेकिन जनप्रतिनिधि तो वहाँ के जो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, कहीं बुनियादी इश्यूज जो होते हैं जो एक क्षेत्र के, उनको उठाने का काम तो जनप्रतिनिधि का है। अभी तो लोकतंत्र में ये व्यवस्था बनाई गई है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए चुनकर जाएंगे और विधानसभा के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मांग उठाएंगे, उनकी समस्याओं को निवारण के लिए बात करेंगे। यहाँ पर क्योंकि जनप्रतिनिधि का ध्यान तो हमेशा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर रहा, प्रदेश के विषयों पर रहा, तो इसलिए ऐलनाबाद की जनता को कुछ भी नहीं दे पाए और ऐलनाबाद की जनता के लिए कभी विधानसभा में कोई आवाज नहीं उठाई। और तभी हमने देखा कि जब पहला उनको अवसर मिला नाखून कटवा कर शहीद बनने का प्रयास करने का, तो ऐलनाबाद की जनता को उन्होंने इतना हल्का समझा कि ऐलनाबाद की जनता को ठेंगा दिखाकर विधानसभा से इस्तीफा देकर वो चले गए। और इस्तीफा देकर जहां गए वहां पर भी अपमान हुआ, वहां पर भी जोर जोर से मंचों पर चिल्लाया गया कौन चौटाला। और जब ये माइकों के लिए माइक वहां पर बोलने के लिए तरसते रहे, मंच पर चढ़ने के लिए तरसते रहे, उसके बाद इन्हें समझ में आ गया कि वहां भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब जब जनता के पास लौट के बुद्धू घर को आए हैं तो जनता अब जो है इनका चरित्र समझती है, क्योंकि इसी नाते से इनको अब सबक सिखाने का मन बना रही है। ठीक है प्रोफेसर विधु जी, एक छोटा सा कमेंट कि आज की आप रैली को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल छोटा सा कमेंट, फिर इसके बाद अजय गुलिया जी से भी एक कमेंट लूंगा मैं। आज की रैली चुनाव बदलने वाली रैली है। चुनाव जो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, अब ये चुनाव एक तरफा हो जाएगा। आज के बाद ये चुनाव एक तरफा इसलिए हो जाएगा कि हरियाणा के अंदर कोई अगर एक नेता ऐसा माने जो कि वोट बदलने की ताकत रखते हैं अपने भाषणों से, अपनी कार्यशैली से, तो वो चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। और वो जब भी जहां पर भी जिस भी चुनाव में जाते हैं वहां पर जाकर वो बहुत
बड़ा अंतर लेकर आते हैं। उनके दौरे, उनके कार्यक्रम, मैं खुद शामिल रहता हूं उन कार्यक्रमों में, मैं देखता हूं जनता को किस प्रकार से उत्साह मिलता है, किस प्रकार से वो कनेक्ट करते हैं। आज की जो रैली है वो इस पूरे चुनाव को बदल देने वाली रैली है। ठीक है, विदु रावल जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता हैं अजय गुलिया। अजय गुलिया जी, आपसे भी यही सवाल है कि आज की रैली को जननायक जनता पार्टी किस तरह से देख रही है? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के अंदर ये इस प्रकार की रैलियां और इस प्रकार नेता की सोच जो रैलियों के अंदर भाषण के जरिए लोगों तक पहुंचती है, चुनाव को काफी हद तक बदलने का काम करती है। और मेरा ये मानना है कि देखिए, चुनाव में बहुत बेहतर स्थिति में है गठबंधन का उम्मीदवार, और आज की रैली की सफलता के बाद और स्थिति बेहतर होती जाएगी और ऐलानाबाद के लोग विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करने का काम करेंगे। ठीक है अजय गुलिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जननायक जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। तो बढ़ते समय के साथ, बढ़ते दिनों के साथ ये लड़ाई और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ एलनाबाद का महासंग्राम लगातार जारी है और बस अब कुछ दिन और बचे हैं और फैसला जनता को करना है कि सरताज किसको बनाना है और किसके सर पर यह सहरा सजेगा। लेकिन इतना जरूर समझिए कि भारतीय जनता पार्टी आज की रैली को लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आश्वस्त नजर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा ये रैली कितनी सफल होगी और इस रैली के सफल होने के बाद किस तरीके से जो सियासी मायने हैं वो बदलेंगे या फिर नहीं बदलेंगे। यही सबसे बड़ा सवाल और यही सबसे बड़ी थ्योरी है। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।